बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं निसार अहमद डायरी आपका टीचर। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर के बेसिक्स के बारे में। ये मेरा पहला लेक्चर होगा फॉर द GST एंड BSc टीचर्स जो अपकमिंग पोस्ट हैं कंप्यूटर सेक्शंस के अंदर। तो इसके लिए मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये एक सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स होगी। सो इसमें हम कोई कोर्स को डिटेल में नहीं पढ़ रहे, मैं थारोली इन चीज़ों के बारे में बताऊंगा कि ये चीज़ें क्या हैं और किस तरह ये काम करती हैं और इनको आप किस तरह टेस्ट वगैरह अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो कंप्यूटर सेक्शन को डील करने के लिए कुछ जो मैंने पहले भी बताया था आपको कि फर्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे लेक्चर 1 के अंदर वो होगा कंप्यूटर बेसिक्स के ऊपर, या जिसको हम कहते हैं फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर कह लें इसको, जिसके अंदर हम डिस्कस करते हैं कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर क्या चीज़ है और कंप्यूटर की बेसिक हिस्ट्री को हम देख लेते हैं, उनकी जनरेशन्स को देख लेंगे एंड कंप्यूटर के जो डिफरेंट टाइप्स हैं बाय साइज एंड टेक्नोलॉजी, तो उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये चीज़ें आज हम इस लेक्चर के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कंप्यूटर के इंटरनल स्ट्रक्चर को भी डिस्कस कर लेते हैं जो बेसिक फर्स्ट जो चैप्टर है। तो इस लेक्चर को आप कम्प्लीटली देख लें, जितने भी प्रिपरेशन कर रहे हैं लोग। तो ये सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि जितने भी IT ग्रेजुएट्स हैं तो उनके लिए भी ये लेक्चर होगा, ताकि इसके अंदर मैं वो सारी चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ जो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के लिए हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसको कोई भी जो भी जिस पर्पज़ से लेना चाहे, मगर जो स्पेशली जो GST एंड इनके ग्रुप्स बने हुए हैं तो उनके लिए ये लेक्चर होगा। तो ये लेक्चर देने के बाद में कंप्लीट जब आप देख लेंगे तो आपको एक टेस्ट जो है वो अटेम्प्ट करनी होगी फर्स्ट चैप्टर में से, जो प्योरली 20 अटैम्प्ट्स के ऊपर बहस होगी, प्योरली इसी में से होगा। और वेरी इंपॉर्टेंट वो MCQs होंगे जो आप जब ये कंप्लीट अंडरस्टैंड करने के लिए क्या चीज़ें होंगी, अगर कोई भी चीज़ आपसे मिस हो गई तो आप ऑफ कोर्स नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि आपको कंप्लीट ये लेक्चर देखना होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, तो इसके अंदर हम बेसिक कंप्यूटर से अगर स्टार्ट करेंगे तो इसमें क्योंकि ये PPT मेरे लैपटॉप में भी है तो मैं यहाँ पे ही आपको सारी चीज़ें गाइड करूँगा। तो देखिए, कंप्यूटर इज़ एक इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशन है, मशीन है, जो डिवाइस इसको कहते हैं हम, जो बेसिकली डिफरेंट प्रोसेसेस या कैलकुलेशन ऑपरेशन बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम्स। अब ये इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम्स क्या होते हैं, बेसिकली ये हम कमांड्स होती हैं जो असल में यूज़र्स उनको दे रहे होते हैं कंप्यूटर को, और इसके ऊपर कंप्यूटर जो है वो डिफरेंट प्रोसेसिंग कर रहा होता है, उसके ऊपर डिफरेंट कैलकुलेशंस परफॉर्म करेगा, उनके ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा। जैसे मुझे सिंपल एक कैलकुलेशन चाहिए, मुझे चाहिए कि भाई 2 + 2 कितना, मुझे ये यूज़र चाहता है मुझे करके दे, यूज़र से नहीं हो रहा, एक आम बंदा चाहता है कि मुझे ये ऑपरेशन करना है। तो ऑफ कोर्स कंप्यूटर इसके ऊपर प्रोसेसिंग करेगा, इसको कैलकुलेट करके और आपको एक रिज़ल्ट देगा। तो इसमें हम कंप्यूटर्स को जो है वो एक इनपुट देते हैं, फिर उसको प्रोसेस करके फिर हमें कोई एक इंफॉर्मेशन देगा जो आउटपुट के फॉर्म में होगा किसी आउटपुट डिवाइस के ऊपर। तो ये चीज़ें होती हैं कंप्यूटर की एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है हमारे रियल लाइफ में। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का जब आना ही हमारे लिए एक लाइफ चेंजिंग था मोमेंट, कि इससे आने से बहुत सारी फील्ड्स के अंदर बहुत सारी रिसर्च और इनोवेशंस आई हैं सिर्फ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के अंदर, और इसी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का यूजेज हर फील्ड के अंदर है, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो, बिज़नेस हो, इंडस्ट्री हो, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, रिसर्च एंड एक्सप्लोरेशन, मीडिया, एंटरटेनमेंट। तो ये बहुत सारी फील्ड्स हैं जहाँ पे बेसिकली इस कंप्यूटर का यूजेज आ रहा है। तो आप लोग इसको किस तरह डील करेंगे, तो हम लोग भी इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कंप्यूटर क्या चीज़ें हैं। तो कंप्यूटर को अगर हम देखें तो कंप्यूटर के कुछ बेसिकली जनरेशन्स आई थी कंप्यूटर की, ठीक है जी। तो कंप्यूटर की जो फर्स्ट जनरेशन के ऊपर हम अगर देख लें तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बेसिकली 1940 से स्टार्ट हुई थी और 1956 के अंदर से ख़त्म हुई थी। तो वो एक स्टार्टिंग इसकी एज थी जब वैक्यूम ट्यूब्स का दौर था, बड़े बड़े ट्यूब्स जो थे वो इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक के जो है वो यूज़ किए जाते थे, और फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वेरी लार्ज होते थे, ठीक है जी। दिस जनरेशन कंप्यूटर्स आर यूज़ मशीन लैंग्वेजेस। देखें, आजकल भी जो कंप्यूटर की लैंग्वेजेस हैं वो 0s and 1s हैं, ठीक है, मतलब बाइनरी लैंग्वेज जिसको आप कह लें, हैं इसको मशीन लैंग्वेजेस कहते हैं। ये ग्रेडेड मैथमेटिक्स के अंदर भी होगी बाइनरी कन्वर्जन, जहाँ पे हम बाइनरी, हेक्साडेसिमल, ASCII और ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं, ठीक है जी। ऑक्टल के बारे में
बहुत सारे नंबर सिस्टम्स हैं जिनके ऊपर, तो स्पेशली जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है वो बेसिकली बाइनरी के ऊपर ही काम करता है। माइक्रो प्रोसेसर वो सिर्फ उसको 0 और 1 का पता है। बाइनरी ये एक बिट होती है जिसको सिंगल बिट कहते हैं, या तो 0 होगा या तो 1, तो ये सिंगल 1 बिट होगा। तो इसी तरह 2 बिट 4 बिट ये हमारे डिजिट्स आते हैं, 7 बिट हमारा कोड है, 8 बिट डिजिट कोड है, 16 बिट कोड है हमारा। तो ये इसके जैसे आस्की कोड, यूनिकोड है, तो ये किस तरह बनाए जाते हैं, असल में इन्हीं नंबर सिस्टम से डेवलप किए जाते हैं जो कोड्स दिए जाते हैं अल्फ़ाबेट्स को, क्योंकि कंप्यूटर को ये नहीं पता कि ए क्या चीज़ है, बी क्या है या सी क्या है। तो वो ओवरऑल उसकी फंक्शनिंग या वर्किंग उसकी आस्की कोड्स या उनकी नंबर सिस्टम के अंदर होता है। तो इसी फर्स्ट जनरेशन को अगर हम एक्सप्लोर करें तो इसके अंदर मैग्नेटिक ड्रम्स वर यूज़ एज अ इंटरनल मेमोरी इसके अंदर यूज़ होती थी, और इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम जो था वो बैच प्रोसेसिंग सिस्टम यूज़ होता था। ठीक है जी। अब इसके अलावा जो इनके बेसिक कंप्यूटर्स थे वो ENIAC कहते थे, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड ऑटोमेटिक कंप्यूटर्स कहते थे। एक ये था कंप्यूटर। दूसरा इसके साथ हमारे साथ एक और कंप्यूटर होता था जिसको हम कहते थे यूनिवेग। बेसिकली इट इज़ फुल फॉर्म, इसको एब्रीविएशन है कि यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो ये दो कंप्यूटर्स ऐसे थे जो फर्स्ट जनरेशन के थे। ये बहुत बड़ी साइज़ में होते थे, एंड सेकंड थिंग इज़ दैट कि ये स्पेस भी जो है जब लार्ज ऑफ कोर्स साइज़ होती थी तो इसके लिए बहुत सारी और भी समझे एक फैक्ट्री आप चला रहे हैं, अटेम्प्ट कर रहे हैं, इसके लिए ह्यूज पावर कंजप्शन वाज रिक्वायर्ड। और ये बिल्कुल स्लो प्रोसेसर था, फर्स्ट था तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो इसकी फास्ट स्पीड भी इतनी नहीं थी। इसके बाद जब सेकंड जनरेशन आई थी तो सेकंड जनरेशन में आप लोगों को मैं ये समझाऊं कि सेकंड जनरेशन हमारी 1956 से लेके 1963 तक थी। ठीक है जी। इसके अंदर फिर जो है वो थोड़ी सी अपग्रेडेशन हुई। इसके अंदर हम ट्रांजिस्टर्स को लेके आए थे, और मिलियन ट्रांजिस्टर जो एक ट्रांजिस्टर जो था वो काफ़ी साइज़ में भी छोटा था और तेज़ स्पीड भी उसकी ज़्यादा थी, और एज़ कम्पेयर टू वैक्यूम ट्यूब उनकी कॉस्ट भी ज़्यादा थी, तो ये उससे चीपर भी था। तो ये उसके एडवांटेजेस थे सेकंड जनरेशन में जो उसकी अपग्रेडेशन हुई थी फर्स्ट जनरेशन से नेक्स्ट जब लेवल आई थी। तो इसके अंदर जो लैंग्वेजेस यूज़ की गई थी, तो इसके अंदर फोर्ट्रान को बेसिक लैंग्वेज यूज़ किया गया था जो एक मैथमेटिक्स के लिए यूज़ होती है, फार्मूला ट्रांसलेटर लैंग्वेज इसको कहते हैं, फुल फॉर्म इसका है। और इसके अंदर मैग्नेटिक कोर एज यूज़ प्राइमरी इंटरनल स्टोरेज, मतलब वहाँ पे जो स्टोरेज कहते हैं कि डेटा को वहाँ पे स्टोर करना, जिनके ऊपर स्टोर करके फिर उनके ऊपर ऑपरेशन वगैरह परफॉर्म करना, अपने पास डेटा सेव करना, तो वो असल में स्टोरेज होती है। जैसे आजकल हमारे पास हार्ड डिस्क और डिफरेंट मेमोरी कार्ड्स और ये सारी चीज़ें फ्लैश मेमोरीज वगैरह हैं, क्योंकि हम वो डेटा अपनी स्टोर कर रहे हैं डिफरेंट डिवाइसेस के अंदर। इसके अलावा पंच कार्ड्स वर यूज फॉर इनपुट एंड बैच प्रोसेसिंग सिस्टम था वहाँ पे। इसके अंदर जो बेसिक इसका कंप्यूटर था वो IBM 7094 एंड IBM 1401 कंप्यूटर था। और इसके अंदर तो ये चीज़ याद रखने की है कि सेकंड जनरेशन में जो टेक्नोलॉजी थी वो कौन सी थी। तो इसके अंदर जो सेकंड जनरेशन थी तो वो बेसिकली ट्रांजिस्टर था इस लेवल पे, क्योंकि MCQ आपसे ये नहीं पूछेगा कि कौन सा कंप्यूटर या ये चीज़ें, बेसिक ये कि इसके अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया था। तो इसके अंदर ट्रांजिस्टर को जो था वो यूज़ किया गया था। अच्छा जी। इसके बाद थर्ड जनरेशन जो थी हमारी, थर्ड जनरेशन हमारी 1964 से लेके 1971 तक जो थी, ये थर्ड जनरेशन हमारी थी। थर्ड जनरेशन जो थी वो बेसिकली एक समझें रिवॉल्यूशन था कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का, जिसके अंदर हमारे पास ICs का आना, और उन्होंने काफ़ी सारी कंप्यूटर के अंदर बड़ी सी चेंजेस लेके आए, क्योंकि वो ICs बिल्कुल स्मॉल साइज़ में होती हैं अगर हम कहते हैं। तो इससे क्या हुआ कि साइज़ कंप्यूटर की बिल्कुल डिक्रीज़ हो गई। तो जब डिक्रीज़ हो गई तो ऑटोमेटिकली उसकी एफिशिएंसी भी बढ़ गई और लेस पावर कंजप्शन था, स्पेस कम उसने रिक्वायर किया। तो ये थर्ड जनरेशन के अंदर जो मोस्ट इनोवेटिव थी चिप, जिसको हम कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट्स, तो ICs जो हैं वो थर्ड जनरेशन के अंदर आई थी, ये याद रखिएगा। और इसके अंदर जो लैंग्वेजेस थी वो मोस्टली पास्कल एंड कोबॉल। कोबॉल इज़ बेसिकली कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड एक लैंग्वेज थी जो उस टाइम पे यूज़ की गई थी। और इसके अंदर कीबोर्ड भी जो है वो थर्ड जनरेशन के अंदर आ गए थे, और
इनपुट डिवाइसेस जो भी थी और प्लस में मॉनिटर स्क्रीन वगैरह भी वो हमारे पास थर्ड जनरेशन थी। तो ये बेसिकली यूज़ किए गए थे डेटाबेसेस के लिए और फैक्ट्रीज़ के अंदर, इंडस्ट्रीज़ वगैरह के लिए। जैसे IBM 360 एंड IBM 370 जो कंप्यूटर्स थे वो इसके अंदर मोस्ट फेमस कंप्यूटर्स थे जो इस जनरेशन में हम लेके आए थे। अच्छा, इसके बाद हमारी जो फोर्थ जनरेशन थी तो वो फोर्थ जनरेशन एक आजकल जैसे हम यूज़ कर रहे हैं, वी आर यूजिंग द फोर्थ जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर्स। तो वो इस कलेक्शन ऑफ द इंटीग्रेटेड सर्किट्स मिलकर जो है वो एक छोटी सी स्मॉल चिप बनाई थी जिसको हम कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है जो हज़ारों मिलियन जो है वो ICs की मिलकर बनती हैं। तो इससे क्या होगी, और साइज़ कंप्यूटर की डिक्रीज़ हो गई और उसकी एफिशिएंसी और उसकी रिलायबिलिटी जो है वो बढ़ गई, और इससे क्या होगी, उसकी कास्ट भी कम होगी, उसके ऊपर लेस पावर कंजप्शन आ गई और उसकी स्पीड जो है वो बहुत बड़ी स्पीड बन गई। तो इसके अंदर फिर इंटरनल मेमोरी का कॉन्सेप्ट, रैम रोम ये सारी चीज़ें वहाँ पे, रैम इज़ रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम इज़ रीड ओनली मेमोरी है जो कंप्यूटर के अंदर एक वोलेटाइल मेमोरी कहलाई जाती हैं, जो टेम्पररी रैम जो है वो होल्ड करती हैं अपने पास डेटा। ठीक है जी। इसके अंदर फिर हमारे हाई लेवल लैंग्वेजेस आ गई जिसमें हमारे पास C++, जावा और बहुत सारी लैंग्वेजेस जो आजकल हम यूज़ करते हैं जो कंप्यूटर के अंदर आजकल यूज़ हो रही हैं। तो ये आजकल हर फील्ड के अंदर कंप्यूटर जो फोर्थ जनरेशन के हैं, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो, बिजनेस हो, हेल्थ सेक्टर हो, तो हर जगह पे मोस्टली हम ये यूज़ कर रहे होते हैं अपने ऑफिस के अंदर भी। तो ये माइक्रो प्रोसेसर का आना किस जनरेशन में था, तो ये याद रखिएगा 1971 के अंदर फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर आया था इंटेल का, इंटेल 4004 4 बिट माइक्रो प्रोसेसर था। तो अब देखें ये 4 बिट, फिर 8 बिट, फिर हमारे पास 16 बिट, 32, फिर 64 बिट हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर आजकल हम यूज़ कर रहे हैं। तो इससे क्या होगी, तो इसमें जो इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड जो है वो इतनी इंस्ट्रक्शंस जो है वो प्रोसेस कर रहा है, 64 बिट इंस्ट्रक्शंस जो हमारे पास। तो ये असल में उसकी स्पीड भी रिप्रेजेंट कर रहा है। आजकल उनकी मेमोरी देख लें, रैम जो है वो हमारे पास 8 GB तक चली गई है, ऑलमोस्ट 16 GB तक जो है हाई स्पीड कंप्यूटर्स। उनकी स्टोरेज देख लें, 1 टेराबाइट, गीगाबाइट, 250 GB, 1 टेराबाइट तक जो हमारे पास चली गई। हम ये यूनिट्स को भी डिस्कस करेंगे कि भाई बाइनरी के अंदर जो फर्स्ट हमारे पास आता है बिट आएगा, फिर निबल, 4 बिट्स मिलकर फिर हमारे पास इस तरह जो है हम इन यूनिट्स को भी डिस्कस करेंगे कि मेगाबाइट क्या है, किलोबाइट क्या है और गीगाबाइट क्या है, टेराबाइट्स क्या होता है। ये जैसे हम किसी भी जैसे वेट मेजरिंग हमारे उनके यूनिट्स होते हैं kg एंड टन वगैरह, तो इस तरह। तो इसी तरह अगर हम कंप्यूटर की स्टोरेज को कैलकुलेट करेंगे, किस में मेजर करेंगे, तो उनका जो यूनिट होगा वो बेसिकली हमारे ये यूनिट्स हैं जिसको हम बिट एंड हम कहते हैं, बाइट कहते हैं। फिर हमारे पास किलो बाइट आ जाते हैं। देखें बिट आपकी 0 1 आ जाते हैं, फिर 4 बिट्स मिलकर निबल बनाते हैं, एक यूनिट बन जाता है। 8 बिट्स बनकर एक छोटी सी बाइट बनाते हैं। फिर 1 किलो बाइट के अंदर किलो जब आ जाता है तो उसके अंदर 1024 बाइट्स आ जाती हैं। ठीक है जी। ये कहते हैं कि भाई किलो में तो 1000 है तो 1024 हम क्यों कहते हैं, तो इसका रीज़न ये है कि जब हम बाइनरी का देखते हैं तो इसका जो बेस है बेसिकली 2 है। तो 2 के ऊपर आप 10 रखेंगे तो बेस को आप जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो वो बेसिकली कैलकुलेशन जाके बनती है 1024। 2 पावर 10 करेंगे तो आप इसको खुद कर लीजिएगा बुक के ऊपर कि क्या रिज़ल्ट आ रही है। 2 × 2 × 2 जैसे हम बाइनरी को करते हैं हल, जब पावर कुछ सॉल्व करते हैं तो ऑफ कोर्स वो जो कैलकुलेशन आएगी हमारे पास वो आएगी 1024 आएगी। तो इसी तरह ये असल में कैलकुलेशन बनती है 1024। इसके बाद जब 1000 के किलोबाइट, एक किलोबाइट के अंदर 1000 किलोबाइट आ जाते हैं, तो इसी तरह 1 मेगाबाइट के अंदर कितने किलोबाइट्स आ जाते हैं, तो 1 मेगाबाइट के अंदर भी 1024 किलोबाइट्स में आ जाती है में स्पेस मेमोरी। ठीक है जी। इसी तरह किलोबाइट के बाद फिर हमारे पास गीगाबाइट आ जाता है। गीगाबाइट के बाद गीगाबाइट में हमारे पास 1024 जो है मेगाबाइट्स मिलकर 1 GB बनाते हैं। फिर इसी तरह GB के बाद टेराबाइट,
टेराबाइट के बाद आप अब आगे ज़ेटाबाइट तक चले जाएंगे तो काफ़ी सारे यूनिट्स हैं, मगर हम मोस्टली जीबी तक रहेंगे। इस लेवल पे आप इसकी कन्वर्जन भी सीख लें कि अगर 1 मेगाबाइट के अंदर कितने किलोबाइट्स होंगे, अगर 2 जीबी के अंदर कितने मेगाबाइट्स होंगे, तो ये छोटी सी कन्वर्जन होगी, ये भी आप खुद से कर लीजिएगा इसको। IT से आपको आइडिया हो गया। तो ये हम बात कर रहे थे 4th जनरेशन की। फिर हमारे पास जो है वो 4th जनरेशन के अंदर तो हमारे GUI इंटरफेस का भी लॉन्चिंग हो गई थी, और क्योंकि जब मॉनिटर स्क्रीन वगैरह आ गए तो आपको GUI इज़ व्हाट ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जहाँ पे हम बैठ कर काम कर रहे होते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर, जहाँ पे आपको ग्राफिक्स और सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही हों, आइकन्स, आपको मेन्यू बार्स और सारी चीज़ें। ये क्या है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जहाँ पे आप माउस के थ्रू जो है डिफरेंट चीज़ों को इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे मोबाइल फ़ोन के आपका GUI इंटरफेस है। आपको कोई भी एप्लीकेशन मैसेज करना है तो आप उस आइकन को प्रेस करते हैं तो मैसेज टैब ओपन हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बेसिकली हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो इनका आना किन जनरेशन्स के अंदर है, तो ये चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसके अंदर एप्पल मैकिन्टॉश जो था, IBM PC, ये सारे कंप्यूटर्स जो हैं वो 4th जनरेशन के ही हैं जो हम आज तक सुनते आ रहे हैं। एप्पल का नाम है, इनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे बाद में कि एप्पल कंपनी के बारे में और इनके कंप्यूटर्स के बारे में, इंटेल के बारे में, माइक्रोसॉफ्ट के बारे में। ठीक है, तो 5th जनरेशन जो हमारी है वो अभी प्रेजेंट है। वो काफ़ी बुक्स के अंदर 1980s से लेके 1985 से भी स्टार्ट होती है। ठीक है, तो वो आज तक है। ये हमारी वो है जिसके अंदर काफ़ी सारी हमारी आजकल रिसर्च भी हो रही है। जितनी भी कंप्यूटर्स के अंदर रिसर्च और इनोवेशंस आई हैं, चाहे वो AI फील्ड हो जिसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसेस हैं, तो AI के अंदर जितनी भी हमारे पास आजकल हैं, जितनी भी हमारे स्मार्ट सिस्टम्स हैं, हमारे नेटवर्क सिस्टम बन रहे हैं, हमारे मशीन्स AI के ऊपर काम कर रहे हैं, हमारे रोबोटिक्स मशीन्स हैं, इतने सिस्टम हमारे एक्सपर्ट सिस्टम बनाए जा रहे हैं जो वो खुद ह्यूमन सिस्टम को स्किप करके वो खुद काम कर रहे हैं चीज़ें। ठीक है, तो ये आज तक ये प्रेजेंट है हमारे पास 5th जनरेशन। वो भी कंटिन्यू है 4th जनरेशन के अंदर भी। हम देख लेते हैं 5th जनरेशन के जितने भी हमारे हैं, तो इसके अंदर काफ़ी सारी मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग और काफ़ी सारी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो AI की है, ये असल में यूज़ की जाती हैं। ठीक है जी, तो ये थारोली एक हमारे पास इंट्रोडक्शन था जनरेशन्स के बारे में। 5 जनरेशन्स थी और 5 जनरेशन किस किस टाइम में आई और उनके अंदर बेसिक। तो 1st जनरेशन के अंदर वैक्यूम ट्यूब था, 2nd के अंदर हमारे पास ट्रांजिस्टर था, फिर 3rd के अंदर ICs थी, 4th जनरेशन के अंदर हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर था, 5th जनरेशन के अंदर हमारे पास जितने भी हैं वो AI और रोबोटिक्स और अपकमिंग जितनी भी फील्ड उनके अंदर रिसर्च हो रही है। तो ये सारी चीज़ें हमारी जनरेशन्स के अंदर हैं। कंप्यूटर के अगर हम